नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, ये एडिटोरियल पुस्तक से ली गई है जो कि सेट नंबर 11 है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है कि करनाल का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन को जो है हमने इस चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में हमने लगाया था, जिसका जो है सही उत्तर 16% साथियों ने मात्र दिया है। मात्र 16% साथियों ने इसका सही जवाब दिया है। जाकर के आप अभी भी चेक कर सकते हैं। तो करनाल का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था। तो हम जो है प्रतिदिन कम्युनिटी बॉक्स में है 5 क्वेश्चन लगाते हैं। आप वहाँ प्रतिदिन लगाइए और उसका आंसर जो है ठीक एक दिन बाद उसके नीचे कमेंट बॉक्स में दिया जाता है, हम पिन कर देते हैं। तो देख लीजिएगा आप लोग जाकर के। डेली 5 क्वेश्चन हम कम्युनिटी बॉक्स में लगाते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने लगाया था, करनाल का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था। तो लगभग 16% मात्र जो है विद्यार्थियों ने जो है सही जवाब दिया है। 78% जो है ए ऑप्शन मारे थे और सी ऑप्शन जो है 6% मारे थे। तो वहाँ अभी भी वो क्वेश्चन है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि करनाल का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था। तो करनाल का युद्ध जो है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था करनाल का युद्ध। इससे फैक्ट ये है कि करनाल का युद्ध जो है 24 फरवरी 1739 ईस्वी को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। और नादिर शाह जो है भारत से 70 करोड़ की धनराशि, मयूर सिंहासन और कोहिनूर को अपने साथ फारस ले गया था। तो इस दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। कब लड़ा गया था। तो 24 फरवरी 1739 को। तो किसके बीच लड़ा गया था। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। ठीक है। और आगे ये 70 करोड़ धनराशि लेकर के कहाँ चला गया, मयूर सिंहासन कोहिनूर को भी लेकर के कहाँ चला गया, तो ये फारस लेकर के चला गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। थोड़ा और इसको बड़ा कर दिया जाए, देखा जाए 2 में क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर जो है चराई कर लगाया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है दुधारी जो है 2 कर लगाया गया था, जिसमें से एक कर था जो चराई पर और दूसरा था क्या चीज़, घरी का कर यानी कि गृह का कर। 2 कर इन्होंने लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, एक चराई पर और गृह पर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि आनंद मठ में जो है किस विद्रोह का वर्णन मिलता है। तो आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। और बंगाल में जब आए भयंकर अकाल पड़ा था तो तीर्थ यात्रा पर लगाए गए प्रतिरोध के विरोध में जो है सन्यासी विद्रोह 1770 के दशक में हुआ था। और इस विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ में निहित है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी में किया था। कब किया था। तो 1873 ईस्वी में कौन किया था। तो ज्योतिबा फुले ने किया था। और इसकी पुस्तक गुलामगिरी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। किसकी, ज्योतिबा फुले की। तो इसको ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो है ब्राह्मणवाद का भी विरोध किया है। कौन, ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने जो है ब्राह्मणवाद का विरोध किया। और इसकी एक पुस्तक है गुलामगिरी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस का जो है इतिहास किसने लिखा। तो जो है कांग्रेस का इतिहास जो है पटाभी सीतारामैया ने लिखा, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएंगे, पटाभी सीतारामैया ने। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था। तो प्रसिद्ध जो है ज्यूरी एक्ट 1826 ईस्वी में प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट को पारित किया गया था। और इसके अंतर्गत धार्मिक आधार पर न्यायालय में भेदभाव की शुरुआत हुई थी। जो राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था। और इस जो है एक्ट के माध्यम से केवल ईसाइयों के मुकदमे से जूरी सदस्य के रूप में बैठने का अधिकार था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये कब पारित हुआ। तो 1826 ईस्वी को पारित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है कि राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया। तो राजा रंजीत सिंह को जो है राजा की उपाधि किसने दिया। तो जामन शाह द्वारा जो है राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी गई। और राजा रंजीत सिंह जो है इनका अन्य उपाधि भी है शेरे पंजाब भी इनको बोला जाता है, शेरे पंजाब भी। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और शासन पद्धति जो है विविधता और समानता दोनों के आधार पर शासन पद्धति जो है स्थापित करने का काम किए थे। कौन, राजा रंजीत सिंह। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो उपाधि कौन दिया था,
राजा की इनको तो जामन शाह ने दिया था। इनका एक और उपनाम है शेर पंजाब, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, किसने जो है कांग्रेस के प्रचार को निसफल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने जो है 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजसभा की स्थापना करने का काम किए थे। इसको ध्यान रखिए, क्या हो जाएंगे? सर सैयद अहमद खान। कब किए थे? तो 1888 में किए थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? तो जो है इनाम कमीशन की स्थापना 1852 ईस्वी में जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। और इस कमीशन का मूल उद्देश्य जो है भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाकर उसे छीनना था। तो ध्यान रखिएगा, इनाम कमीशन कौन लागू किया था? तो डलहौजी ने लागू किया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था? तो कांग्रेस के जो है लाहौर अधिवेशन में जो है वर्ष 1929 में पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य कांग्रेस के द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन में निर्धारित किया गया था। और इसके पश्चात पहली बार 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, पहली बार स्वतंत्रता दिवस पूछेगा तो 26 जनवरी 1930 को। लेकिन कांग्रेस को किस जो है अधिवेशन में पूर्ण स्वराज मिला? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, किस गवर्नर जनरल पर जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो जो है वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों का कारण उस पर जो है महाभियोग मुकदमा जो है 1788 ईस्वी से लेकर 1795 ईस्वी तक चलाया गया। किंतु ब्रिटिश संसद ने उसे सेवाओं को देखते हुए सभी दोषियों को मुक्त कर दिया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये महाभियोग जो किस पर चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। कब? तो 1788 से लेकर के 1795 तक। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है कि ILO के प्रथम अधिवेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ILO का जो है प्रथम अधिवेशन जो 1919 में हुआ उसका जो है भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? तो NM जोशी ने किया था। NM जोशी ने किया था, इस चीज़ को ध्यान रखिए। कौन? NM जोशी ने किया था। और 1918 में पहला व्यवस्थित जो है श्रमिक संघ मद्रास के श्रमिक संघ की स्थापना किया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, कौन? NM जोशी ने किया था 1918 में। पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ पूछ दे तो कब? 1918 में। कहाँ? तो मद्रास में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और इस संगठन की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। और इस संगठन का जो है मुख्य उद्देश्य मजदूरों की समस्या को समाधान करना था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएंगे? लाला लाजपत राय। तो कब किए थे? तो 1920 में किए थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, सर्वप्रथम किस वर्ष जो है भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया? तो सर्वप्रथम जो है किस वर्ष जो है भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था? बताएंगे आप लोग। तो कब किया गया था? तो ये 1922 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। और सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कब किया गया था? 1922 ईस्वी में किया गया था। तो प्रथम पूछेगा तो कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर सफलता प्राप्त किए थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश संसद में जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया? ब्रिटिश जो है संसद में इटली के द्वारा ब्रिटिश संसद में जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को जो है 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, जिसमें 18 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया और जिसके फलस्वरूप भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र घोषित किया गया। तो कब पारित किया गया, प्रस्तुत किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताएंगे आप लोग, कौन था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? तो उस समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1940 से 45 ईस्वी तक विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल, जो 40 से 45 के बीच में थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, क्रिप्स मिशन को जो है निम्नलिखित में से किसने उत्तर दिनांकित चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहकर आलोचना किया क्रिप्स मिशन को? तो महात्मा गांधी ने जो है 22 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन को जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया था 1942 ईस्वी में। और भारतीय नेताओं से
वार्ता के बाद जो है 30 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्ताव पेश किया गया और इस प्रस्ताव जो है तत्कालीन भारतीय जन अपेक्षाओं को अनुरूप नहीं होने के कारण गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएंगे, गांधी जी, महात्मा गांधी पोस्ट डेटेड चेक कहकर जो है आलोचना करने का काम किए थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को बनाइए आप लोग। मुस्लिम लीग जो है किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया गया था? मुस्लिम लीग ने जो है किस वर्ष अपना मुक्ति दिवस मनाया था? तो कब मनाया था ये? तो 1939 ईस्वी में जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को जब स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में जो है 22 दिसंबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्री जितने मंडल थे त्याग पत्र दे दिए थे और इसी के पश्चात जो है मुस्लिम लीग ने जो है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डेट पूछेगा करेक्ट तो 22 दिसंबर 1939। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये जो है कहाँ पारित किया गया था? तो मुस्लिम लीग का जो है 12वां अधिवेशन 1919 में कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है हकीम अजमल खां कर रहे थे और इसी अधिवेशन में जो है बकरीद के अवसर पर गोवध का जो है निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कहाँ हो जाएगा 1919, कहाँ? अमृतसर में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो हकीम अजमल कर रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखेंगे। 20 में क्या कहा जा रहा है कि घटनाक्रम को जो है आरोही क्रम में सजाइए। तो सी राजगोपालाचारी का योजना कब आया था? तो 1944 में आया था। कब? 1944 में आया था। और ई वेवेल योजना कब आया था? तो 1945 में आया था। और माउंट बेटन योजना कब आया था? तो 1946 में आया था। नहीं, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, समझे। और माउंट बेटन जो है 1947 में आया था, माउंट बेटन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1, 2, 4, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 46 में और माउंट बेटन योजना 47 में। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। 21 में क्या कहा जा रहा है कि मैडम कामा ने जो है 1907 में प्रथम जो है तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा ने जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया था। कब? तो 22 अगस्त 1907 को फहराया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इस घटना को हम लोग बर्लिन कम्युनिटी फ्लैग भी कहा जाता है इस घटना को। तो ध्यान रखिए कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। कहाँ? जर्मनी में। कब फहराया था? तो 22 अगस्त 1907 को। और इस घटना को बर्लिन कम्युनिटी फ्लैग भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से जो है किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बनवाली से हुआ है। टेराकोटा हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से प्राप्त हुआ है। और बनवाली जो है हड़प्पाई स्थल जो है ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और राजस्थान में कहाँ है? कालीबंगन है, जहाँ से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में है, फतेहाबाद जिला में। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 में क्या कहा जा रहा है कि मगध जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो मगध जनपद का जो है उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है जानकारी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन है? पहले अंग है, इसके बाद मगध है, इसके बाद कोशल है, तब मत्स्य। पूर्व से पश्चिम, इसको ध्यान रखिए। क्या हो जाएगा? पहले अंग, मगध, कोशल और मत्स्य। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? तो भारत में जो है प्रथम साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। और मौर्य राजवंश ने जो है भारत पर जो है 137 वर्षों तक जो है शासन किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इस वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। और इस वंश के सबसे प्रतापी सम्राट कौन थे? तो अशोक थे, जिसने जो है इसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य सबसे शक्तिशाली एवं महान जो है बनकर विश्व भर में उभरा हुआ था। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26
सोने के सिक्के जारी करने वाला जो है पहला गुप्त राजा कौन था? तो सोने के सिक्के जो है जारी करने वाला पहला गुप्त राजा पूछा जा रहा है, तो कौन थे? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम थे जो सोने का सिक्के जारी किए थे। और इससे कुछ फैक्ट देख लिया जाए, चंद्रगुप्त जो है प्रथम 319 से लेकर के 334 ईस्वी तक जो है शासक के रूप में घटोत्कच का जो है उत्तराधिकारी बना, और वह जो है महाराज धीराज जो है कहलाने वाले पहले राजा थे। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और उन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी जो अभी जो है संभवतः जो है नेपाल से है, कुमार देवी से जो है विवाह किया, और इस विवाहिक गठबंधन से उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली, और जो है गुप्त वंश की प्रतिष्ठा जो बढ़ गई, गुप्त वंश की क्या हो गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई। और महरौली लौह स्तंभ जो है शिलालेख में इसकी लंबी विजय के बारे में विस्तार में बताया गया है, और मगध, साकेत और प्रयाग को जो है इसके द्वारा गुप्त वंश के अधिकार में लगाया गया था। और इसकी अवधि के दौरान पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी, और ये सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त राजा था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनसे जितने फैक्ट थे हमने बता दिया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, हर्षवर्धन जो है प्रशासन के संबंध में गलत कथन का चयन करे। तो इसमें से जो है हर्षवर्धन के बारे में बताना है कि गलत क्या है। तो कहा जा रहा है कि उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उसके राजधानी कनौज थी, और जो है 3 कहा जा रहा है कि सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सती प्रथा प्रचलित था हर्षवर्धन के समय, लेकिन कह रहा नहीं थी, तो यही ना गलत हो जाएगा, गलत चुनना है हम लोगों को। तो इसका क्या हो जाएगा, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 भी मैचिंग है, इसको जरा मिलाया जाए। इसमें क्या कहा जा रहा है, मेगास्थनीज एक तरफ फैयान, ह्वेनसांग और डायोनेसिस है। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, तो क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। आगे जो है फैयान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और डायनोसिस किसके शासनकाल में आया था, तो अशोक के शासनकाल में आया था। तो बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है कि सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था। तो जो है सिकंदर के द्वारा जो है भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व के प्रारंभ में किया गया था। और सिकंदर का जो है सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। और सिकंदर के सेना ने जो है ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और सिकंदर की मृत्यु कहाँ हो गई, तो बेबीलोन में हो गई थी। कब, 10 जून 323 ईसा पूर्व में हो गया था। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएंगे 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, कहा जा रहा है कि सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है। तो जो है सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है, तो आर्यभट्ट ने लिखा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन इनसे कुछ फैक्ट जान लीजिए आर्यभट्ट से। गुप्त काल जो है गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए अद्वितीय था गुप्त काल, और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत लिखा गया था। तो सूर्य सिद्धांत तो अब जान गए, लेकिन आर्यभट्टियम भी इसी का है। और आर्यभट्ट सिद्धांत में जो है उन्होंने पहले 9 अंकों को स्थानीय मान और शून्य के उपयोग का वर्णन किया है। उन्होंने पाई के मूल को जो है प्रतिपादित भी किया है। और सूर्य सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, इन्होंने बताया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 को देखेंगे। 31 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व विरासत संधि पर जो है भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विश्व विरासत संधि होता क्या है। तो ये जो है वह संधि है जो पर्यावरण स्थल के संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण स्थल के संरक्षण से संबंधित है, जिस पर भारत ने जो है अक्टूबर 1976 में हस्ताक्षर किया था। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा अक्टूबर 1976। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पहला जो है परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का जो है पहला परमाणु रिएक्टर कौन है, तो अप्सरा है। इसको ध्यान रखिए, कौन है, अप्सरा है। और इससे कुछ फैक्ट जान लीजिए, कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और रावत भट्टा कहाँ है, तो राजस्थान में है। और नरौरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। ककरापरा कहाँ है, तो गुजरात में है। और कैगा कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कलपक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 33, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। इसको ध्यान रखिए, क्या कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और वर्तमान में इस संगठन के सदस्य 187 देश हैं। और 187वां जो देश है वो टोंगा साम्राज्य जो फरवरी 2016 में शामिल हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, उदय भूमि
निम्न में से किस महापुरुष की जो है स्थल है उदय भूमि? तो उदय भूमि जो है के.आर. नारायण की समाधि स्थल है, और के.आर. नारायणन भारत के 9वें उपराष्ट्रपति थे और 10वें राष्ट्रपति भी थे, और साथ ही देश के जो है प्रथम दलित राष्ट्रपति भी थे। तो इस सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। कौन हो जाएंगे? के.आर. नारायणन, उदय भूमि जो है इनका समाधि स्थल है, और ए क्या थे? और ए जो है उपराष्ट्रपति थे 9वें, और 10वें राष्ट्रपति थे, और दलित प्रथम जो है राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को बनाइए। देश का जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देश का जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? तो परमवीर चक्र है। जो यह पुरस्कार जो है 1947 ईस्वी से दिया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएंगे? परमवीर चक्र, जो 1947 से दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह का जो समुद्र तट अरब सागर से सीमा साझा करता है? तो कौन कौन है जो है अरब सागर के से सीमा साझा करता है? तो तटीय क्षेत्रों का कौन कौन है? कर्नाटक, केरल, गुजरात। क्या हो जाएगा? कर्नाटक, केरल, गुजरात। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके किनारे अवस्थित कौन कौन राज्य है? तो गुजरात भी है, मुंबई भी है, गोवा भी है, कर्नाटक भी है और केरल भी है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन, गुजरात भी है, मुंबई भी है, गोवा भी है, कर्नाटक भी है और केरल भी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या कहा जा रहा है कि 37 को थोड़ा नीचे डाउन कीजिए। 37 देखिए क्या कहा जा रहा है कि केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है। इसके लिए जो है निम्नलिखित में से सही कारणों का चयन कीजिए। किस कारण जो है केचुओं को जो है किसान का मित्र बोला जाता है? तो देखिए, केचुओं को किसान का मित्र इसलिए बोला जाता है ताकि जो है केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा जो है इनके मल से जमीन उपजाऊ हो जाता है। तो एकदम बात सही है। दूसरा, केचुए जो है खरपतवार खाते हैं और फसल की रक्षा करते हैं। तो केचुआ तो खरपतवार नहीं खाता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, केचुए खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाते हैं जिसमें जो है जमीन हल्की हो जाती है। तो एकदम सही है। नेक्स्ट देखेंगे, केचुए द्वारा बनाए गए छेदों में जमीन के आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो ये मिल जाता है हवा और पानी। तो क्या हो जाएगा? 3 छोड़ करके 1, 2, 4 हो जाएगा। जिसमें होगा वही आंसर होगा। तो क्या हो जाए? 1, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। तो किस लिए सिखाया जाता है? भाषा का प्रभावी प्रयोग हो जाए, या साहित्य की रचना, या अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या वर्णमाला सीखने के लिए। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है कि भाषा का प्रभावी प्रयोग हो। क्या हो जाएगा? भाषा का प्रभावी प्रयोग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या कहा जा रहा है? कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक जो है प्रभावित करता है? तो कहानी जो है बच्चों के जो भाषा विकास के कल्पनाशीलता और जो है सृजनशीलता के पक्ष को जो है सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो ध्यान रखिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा? कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण जो है प्रदान किया गया? तो किसको दिया गया? तो ये जो है लक्षद्वीप को दिया गया था अक्टूबर 2022 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर करंट से था, ये भी करंट से है। कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में जो है महाकाल लोक गलियारा परियोजना को पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? तो ये उज्जैन में किया है नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या कहा जा रहा है कि हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि सही नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? कह रहा है पहला कि यह योजना बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो शुरू किया गया था। तो गलत जवाब। ये जो है योजना जल जीवन हरियाली के द्वारा नहीं शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, इसका जो है पहला चरण राजगीर में शुरू किया गया था, तो दूसरा चरण नवादा में लागू किया गया था। गलत जवाब। ये जो है राजगीर में शुरू नहीं किया गया था पहला चरण। देखेंगे इसके तहत जो है प्रत्येक लाभार्थी को पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन 135 लीटर पानी गंगा जल जो है प्राप्त होगा। नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इससे जो है ध्यान रखिएगा, इस योजना का जो तहत गंगा नदी का पानी राजगीर, बोधगया और गया तथा नवादा में पहुंचाया जाएगा। कहाँ? तो राजगीर में ले जाया जाएगा, बोधगया में, गया में, नवादा में पहुंचाया जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है 27 नवंबर 2022 को राजगीर से और 28 नवंबर 2022 को गया एवं बोधगया से हुआ था। और पहले चरण में जो है राजगीर, गया तथा बोधगया में लागू होगा, जो कि 7.5 लाख घरों में जो है पानी की आपूर्ति करेगा। और दूसरे चरण में नवादा में 2023 से लागू होगा। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। कहा जा रहा है कि ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ड्रोन के माध्यम से जो दवाई पहुँचाने का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये मेघालय में स्थापित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, कहाँ? मेघालय में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। नवंबर 2022 में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का आवरण किया था? तो कहाँ आवरण किए थे स्टैचू ऑफ जो है प्रोस्पेरिटी का आवरण? ये कहाँ किए थे? तो ये बेंगलुरु में किए थे मोदी जी ने। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ किए थे? तो हैदराबाद में। और स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ? तो राजस्थान के नाथ द्वार में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ? तो नाथ द्वार कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ? गुजरात में, केवड़िया में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ? तो केवड़िया गुजरात में पड़ता है। और इक्वालिटी कहाँ? हैदराबाद में। और बिलीफ कहाँ? तो नाथ द्वार में, यानी कि राजस्थान। तो इस सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, यूक्रेन का जो राष्ट्रपति अभी भी युद्ध चलिए रहा है, किसको? व्लादिमीर जेलेंस्की को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 को जरा आप लोग बनाइए। तो क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना केवल जो है संरचना केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पशु को कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो पौधों को कोशिकाओं में पाया जाएगा लेकिन पशु में नहीं पाया जाएगा। तो क्या? क्लोरोप्लास्ट जो है पौधे में सिर्फ पाया जाता है लेकिन पशु में नहीं पाया जाता। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा जा रहा है कि जीन क्या है? तो जीन जो है क्या होता है? डीएनए का एक खंड जो कि प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो ध्यान रखिएगा, डीएनए क्या होता है? जीन क्या होता है? डीएनए का एक खंड है जो कि प्रोटीन के लिए कोड करने का काम करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या कहा जा रहा है कि किस प्रकार के कोशिका के विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं का जो है निर्माण होता है? तो किससे होता है जो है डाउटर सेल जो है निर्माण किससे होता है? तो माइटोसिस से होता है। इसको ध्यान रखिए, किससे होता है? माइटोसिस से होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने जो है उपार्जित लक्षणों को वंशागति सिद्धांत का जो है विचार प्रतिपादित किया था? कौन वैज्ञानिक? तो वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो जीन जो है, जीन कौन? वेफिस्ट लमार्क के द्वारा जो है उपार्जित लक्षणों को वंशागति सिद्धांत का जो है विचार प्रतिपादित किए थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 को देखेंगे। 50 में क्या कहा जा रहा है कि कड़वाहट के लिए जो है मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। कड़वाहट कहाँ लगता है? तो पीछे वाले भाग में जो है कड़वाहट लगता है। इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ लगता है? पीछे वाले भाग में कड़वाहट लगता है। और आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त कितना मात्रा होता है? कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है, सब लोग जानते हैं। क्या हो जाएगा? 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो महिला का जो है सेक्स हार्मोन कौन होता है? तो ये होता है एस्ट्रोजन। ध्यान रखिए, क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। किसका विशिष्ट उदाहरण है जी? टाइफाइड तथा कोलेरा। तो जो है टाइफाइड तथा कोलेरा जो है ये किसका उदाहरण है? तो जल जन्य रोग होता है। टाइफाइड और कोलेरा जल से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो है साइटोप्लाज्मिक झिल्ली जो है मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो बताइए, फॉस्फोलिपिडियस का बना होता है। फॉस्फोलिपिडियस का बना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? फॉस्फोलिपिडियस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा जा रहा है कि एसआई प्रणाली में मूल इकाई, फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न इकाई के बीच का क्या अंतर है? तो इसके बीच का अंतर पूछा जा रहा है, बताइए आप लोग क्या अंतर है इसके बीच का अंतर? तो इसके बीच का ये अंतर है कि मूलर इकाइयाँ की माप जो है मूलभूत इकाइयाँ है, जबकि व्युत्पन्न इकाइयाँ मूलर इकाइयों का संयोजन है। यही इसका अंतर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो विद्युत चुंबकीय का जो है तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर जो है प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगा? गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा जो है कार्य नहीं किया जाता है। तो कौन सा नियम बताता है? तो न्यूटन का ये पहला नियम बताता है। क्या चीज़ कि क्या कहता है पहला नियम कि एक स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगी और एक गतिमान वस्तु निरंतर वेग से गति करती रहेगी। और इस नियम को हम लोग जड़त्व के नियम के रूप में भी जानते हैं और
किसी वस्तु का उसकी गति में जो है परिवर्तन का विरोध जड़त्व के कारण होता है, और बाहरी बलों की अनुपस्थिति में जो है जड़त्व का नियम वस्तुओं पर लागू होता है। जड़त्व जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान का माप है, और किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसकी जड़ता और उसकी गति में परिवर्तन का प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। तो इस सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 को देखेंगे। 58 में क्या कहा जा रहा है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो घर्षण जो है सदैव क्या होता है, वस्तु की गति का विरोध करता है। क्या करता है, तो वस्तु का गति का विरोध करने का काम करता है घर्षण। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा जा रहा है कि किसी बंद पात्र में गैस है तो गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध होगा। कोई अगर पात्र है और उसमें जो है गैस है और वो बंद है पात्र, तो जो है गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध होगा। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो वैसे वैसे जो है क्या बढ़ता है, दबाव भी बढ़ता है। जब तापमान बढ़ेगा तो दबाव भी बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा दबाव भी बढ़ता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा जा रहा है कि दृश्य प्रकाश के जो है किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो दृश्य प्रकाश का जो है सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले दृश्यमान प्रकाश का रंग क्या होता है, तो बैगनी होता है। और बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति जो है सबसे अधिक होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, बैगनी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का आकार उसके जो है द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कैसे प्रभावित करता है। तो किसी वस्तु का आकार जो है उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कैसे प्रभावित करता है, तो किस रूप में प्रभावित करेगा, तो ये जो है किसी वस्तु के आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और आयाम को प्रभावित कर सकता है। किसको, तो किसी वस्तु के आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और आयाम को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 में क्या कहा जा रहा है कि जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मा गति की कौन सा नियम लागू होता है। तो ऊष्मा गति का कौन नियम लागू होता है, तो पहला नियम लागू होता है। ध्यान रखिए कौन नियम होता है, पहला नियम लागू होता है। जैसे कि देख लीजिए कि जब एक ताप तत्व जो होते हैं, जैसे कि इसकी प्रतिरोध की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, और जिसका प्रयोग से जो है कमरे को जो है गर्म करने या पानी को गर्म करने के लिए किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, ऊष्मा गतिकी का पहला नियम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, आयोडीकृत लवण में रहता है। तो आयोडीकृत लवण में क्या रहता है, तो आयोडीकृत लवण में जो है पोटेशियम आयोडाइड रहता है। क्या रहता है, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या होता है, Ki। इसको ध्यान रखिएगा, क्या रहता होता है, Ki होता है। उसमें क्या रहता है आयोडीकृत लवण में, तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा इसको डाउन किया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कण उदासीन प्रकृति का होता है। तो उदासीन प्रकृति के कौन कौन होते हैं, तो सिर्फ न्यूट्रॉन होते हैं। इसको ध्यान रखिए, कौन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। उदासीन प्रवृत्ति के कण होते हैं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 को बनाइएगा आप लोग। 65 में क्या कहा जा रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे जो है अधिक क्रियाशील धातु कौन है, सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है या पोटेशियम है। तो कौन होता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, इसमें से पोटेशियम है। ध्यान रखिएगा पोटेशियम, इसके बाद क्या होता है, सोडियम होता है, इसके बाद कैल्शियम होता है, इसके बाद मैग्नीशियम होता है, और इसके बाद एल्युमिनियम होता है, जस्ता होता है, लोहा होता है, तांबा होता है और पारा होता है, और लास्ट में जो है चांदी तब सोना होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे यहाँ पूछा जा रहा है अधिक क्रियाशील, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम का सूत्र क्या होता है, K होता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, जो है इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल रूप होता है। इसको ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन। और इसका जो है द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। और इसकी खोज कब हुई थी, 1932 ईस्वी में हुआ था। और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इस कारण इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणें की प्रकृति कैसी होती है। तो रेडिएट तत्व से जो है बाहर निकलने वाली बीटा किरणें की प्रकृति कैसी होती है, तो केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होता है। क्या होता है, केंद्रक के द्वारा उत्सर्जित आवेशित एक कण होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। 68 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम धातु का अयस्क है। तो कैल्शियम धातु के यहाँ पे एक अयस्क पूछा जा रहा है, तो उस अयस्क का क्या नाम है, तो उस अयस्क का नाम जो है फ्लोरास्पर नाम है। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, फ्लोरास्पर नाम है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। सब लोग जानते हैं क्या होता है, एसिटिक अम्ल कहाँ होता है, सिरके में होता है। इसको ध्यान रखिएगा। और जो है
सिरके में 6 से 10% एसिटिक अम्ल होता है और इस अम्ल जो है बैक्टीरिया द्वारा इथेनॉल के किण्वन द्वारा निर्मित होता है। एसिटिक अम्ल जो है बैक्टीरिया के द्वारा इथेनॉल के किण्वन द्वारा निर्मित होता है। इसका उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और टार्टेरिक एसिड जो है इमली में, अंगूर में और अनार में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड जो है सिरका में पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटर और पालक में पाया जाता है। और साइट्रिक एसिड जो है नींबू में पाया जाता है। और एस्कर्बिक एसिड जो है जिसको विटामिन सी बोलते हैं आंवला में, खट्टे फल में पाया जाता है। और एस्टिलैटिक एसिड जो है दही में पाया जाता है। तो इन सारे फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70। वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वायु में सबसे अधिक गैस की मात्रा किसका होता है? तो नाइट्रोजन का होता है, लगभग जो है 78% पाया जाता है। और ऑक्सीजन लगभग जो है 21% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 को देखें। निम्नलिखित में से किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग का जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के जो तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। और इस वित्त आयोग यानी कि संघ और राज्य सरकार के बीच जो है कुछ राजस्व संसाधनों के आवंटन के उद्देश्य से संवैधानिक एक निकाय है। तो गठन किस अनुच्छेद के तहत? 280 के तहत। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो किस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो कौन संशोधन के तहत शामिल किया गया है? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है शामिल किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। और कोंकणी को कब? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वां के तहत जोड़ा गया है। इस 71वां के तहत ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 हो जाएगा। 73 में क्या कहा जा रहा है? किस अनुच्छेद के तहत जो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है? तो संविधान के भाग जो है, संविधान के भाग 18 में जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 60 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर के 60 तक जो है क्या आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है। और अनुच्छेद 58 के तहत जो है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन स्वतः हो जाता है आपातकाल के दौरान। और अनुच्छेद जो है 59 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूछा जा रहा है निलंबन हो जाता है। तो किसके तहत निलंबन हो जाता है? 358 के तहत। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74। देखेंगे कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो मौलिक अधिकार जब उल्लंघन हो जाए तो इसकी शक्ति सुनवाई करने का प्रावधान किसके पास है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अभी जैसे कि राहुल गांधी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? तो किसकी जो है नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा लेकिन उससे हटाएगा कौन? राष्ट्रपति सिर्फ ही हटा सकता है। तो किसका? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो है नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है और इसका हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। तो इस सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 को देखेंगे। निम्न में से कौन जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो राज्यसभा और लोकसभा का जो है संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसको ध्यान रखिए। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं संयुक्त बैठक। किसका? लोकसभा और राज्यसभा का, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो पंचायती राज व्यवस्था लाने का मूल उद्देश्य क्या था? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था। क्या था? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन भाषा शामिल नहीं किया गया है? तो अभी आप पढ़ें इसे क्वेश्चन, कौन शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें जो है नेपाली को छोड़कर डोगरी, संथाली, मैथिली को जो है शामिल किया गया लेकिन नेपाली को शामिल नहीं किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है नेपाली 71वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। 71वें में जो है संविधान संशोधन की कौन? 1992। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 2003 के तहत जो है किसको शामिल नहीं किया गया? तो नेपाली को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79 को देखेंगे। निम्न में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री है जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जी जो ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो पद ग्रहण करने के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा सीट से जो है
जीत दर्ज कर जो है संसद का सदस्यता ग्रहण किए। और न्यूनतम अवधि जो है प्रधानमंत्री इनका किसका रहा, तो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा। और सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जो है पद छोड़ने वाला प्रथम प्रधानमंत्री वीपी सिंह है। और प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी नंदा जी थे 64 से कब तक, ज़्यादा दिन तक नहीं थे, 27 मई से लेकर के 9 जून 64 तक थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, तो कौन नहीं थे, तो पीवी नरसिम्हा राव जी नहीं थे। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80। देखिए इसको, इसमें क्या कहा जा रहा है, थोड़ा इसको डाउन कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की भिन्नता के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। आगे कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित जो है करता है। और तीसरा कहा जा रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबन हो सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन जो है पहला ऑप्शन जो है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है, तो ये तो सही है, ये गलत नहीं है, हमको गलत ढूंढना है। दूसरा है क्या चीज़ कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को जो है सुनिश्चित करता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबन हो जाते हैं, जबकि राज्य में जो है नीति निर्देशक तत्व निलंबित नहीं किया जा सकते हैं, तो ये भी सही है। तो हमको गलत ढूंढना है, तो गलत इसमें तो कोई है ही नहीं भाई, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो क्षेत्रीय जो है ग्रामीण बैंक की स्थापना भंडारी समिति के सिफारिश पर जो है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, कब, 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था भंडारी समिति के सिफारिश पर। और आरबीआई का पूछता तो क्या बताते, 1 अप्रैल 1935 और एसबीआई का 1955, 1 जुलाई 1955। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डेट पूछ दे रहा है। तो आरबीआई का 1 अप्रैल 1935 और एसबीआई का 1 जुलाई 1955, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82। 82 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार से क्वेश्चन है भैया। देखिए, बिहार की कुल आबादी का लगभग 55% पूर्ण गरीबी में जीवित है, क्योंकि जो है पहला ऑप्शन दे रखा है कि बिहार में मौजूदा जो है संभावित दोनों तरह के प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, तो एकदम बात सही है, एक कमी तो है। दूसरा, बिहार में अधिक प्रजनन दर है, एकदम बात सही है, इसमें जो है प्रजनन दर अधिक है। नेक्स्ट, बिहार में बहुत जो है बहुत प्रतिकूल कृषि जलवायु स्थितियां है, तो ऐसा तो बात नहीं है। नेक्स्ट है, कहा जा रहा है बिहार में जो है गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और व्यापार के अनुकूल माहौल का अभाव है, तो ये भी तो है ही। लेकिन इसमें पूछने में कहा जा रहा है कुल आबादी का 55% पूर्ण गरीबी में जीवित क्यों है, तो क्यों जीवित है भैया, तो क्योंकि जो है बिहार में मौजूदा संभावित दोनों तरह के प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, और जो है बिहार में सबसे अधिक प्रजनन दर है, इसके कारण। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है स्थापित किए गए हैं। तो ये जो है दुर्गापुर और भिलाई राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब 56 से 61 आया था, और इसे जो है पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, और नियोजित भी करने का काम किया गया था, तो वही मॉडल इसको बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार आज की तारीख में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो अगर केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार अगर देखा जाए तो आज की तारीख में भारत की जो है प्रति व्यक्ति जो है आय कितनी है, तो प्रति वर्ष जो है 1.97 लाख रुपया। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कितना, 1.97 लाख, यानी कि लगभग 2 लाख के करीब मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहा जा रहा है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय MSI क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू करता है। तो लघु और सूक्ष्म क्लस्टर विकास कार्यक्रम, जिसको MSCDP बोला जाता है, भारत में केंद्रीय MSC मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा,
MSME मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में अब नल नीनो का प्रभाव निम्न में से कौन सी घटना होती है। भारत में जब अल नीनो का प्रभाव होता है, अल नीनो जानेंगे हम लोग क्या होता है, पहले इसको देख लिया जाए कौन सी घटना होती है। तो निम्न में से कौन सी घटना होती है, तो देखिए भारत में जब क्या हुआ, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में जो सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है तब जो है अल नीनो का प्रभाव होता है। तो ये घटना हो जाती है कब, भारत में जो है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सूखी का स्थिति उत्पन्न हो जाता है तब। और प्रबल अल नीनो घटना जो है कमजोर मानसून की स्थिति में दर्शाई जाता है और इसकी वजह से भारत में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। लीना जो है वर्ष के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत एवं बांग्लादेश में जो है ग्रीष्म मानसून से संबंधित वर्षा का समान से अधिक होती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भारत के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्य और उस क्षेत्र से जुड़े जनजाति का मिलान असत्य है। तो कौन असत्य है, देखिए भील कर्नाटक तो एकदम सही है, खासी मेघालय यह भी सही है, टोड यहाँ पे केरल दे रखा है तो ये गलत है, और टोड जो है केरल में नहीं होता है। भील जनजाति क्या होता है, गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में आदि राज्यों में पाया जाता है। मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति खासी है, और टोड जनजाति कहाँ पाया जाता है, ये तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। कहाँ, तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश में जनजातीय समुदाय नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता जनजातीय समूह, तो जो है हरियाणा में नहीं पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं किया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन 1 एवं 11 की जनगणना के अनुसार 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी पाया जाता है, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली और पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ जो है अनुसूचित जनजातियाँ और जाति अनुसूचित नहीं है, तो वो है कौन कौन, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पुदुचेरी, यहाँ जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित नहीं है। एक बार फिर से बोल देते हैं, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पुदुचेरी, यहाँ जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि राज्य भारत के किस राज्य में जो है केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय समुदाय नहीं है, तो कहाँ नहीं है, तो हरियाणा में नहीं है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 को देखेंगे, इसको बनाइए जरा आप लोग। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में आने वाले सबसे पहला प्रजाति समूह कौन था। भारत में जो सबसे पहला प्रजाति समूह कौन आया था, बताइए कौन आया था, तो निग्रो आया था, इसको ध्यान रखिए, कौन आया था, निग्रो आया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90 को देखेंगे। जनगणना 2021 के अनुसार भारत में जनजातीय समूह का सही क्रम कौन सा है। तो अगर इसका देखा जाए तो सही क्रम कौन कौन सा है पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो भील, तब गोंड, तब संथाल है अधिक। ये जो है भील कहाँ पाया जाता है बताइए, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान। और ये सबसे बड़ी जनजाति, इसको ध्यान रखिए। गोंड जनसंख्या के आधार पर भील के बाद दूसरा स्थान है, इसका जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार में भी गोंड पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, और उड़ीसा में भी। संथाल कहाँ पाया जाता है बताइए, संथाल जो है झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति है। आगे तो इसका क्या हो जाएगा सही क्रम बताइए, 90 का क्या हो जाएगा, पहले भील, तब गोंड, तब संथाल 2021 के अनुसार। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। बिहार राज्य के कुल कितने ज़िले पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा साझा करता है। तो कितने ज़िले हैं, तो बिहार के जो है 3 ज़िले हैं। कौन कौन ज़िले हैं बताइए, बिहार के जो है 3 ज़िले, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जो है पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। कौन कौन, फिर से बोल देते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 गो जिला जो है पश्चिम बंगाल से लगता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत जो है 4 महानगरों को जोड़ा गया है। किसको किसको जोड़ा गया है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलोर को। तो क्या हो जाएगा, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलोर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93, वित्तीय से क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई क्या है। तो कुल लंबाई अगर बात किया जाए वित्तीय वर्ष 22-23 के अनुसार जो है, तो क्या था बताइए, 1,44,06,34 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत होती है। तो कौन सा उद्योग है, तो चाय उद्योग में जो है
सबसे अधिक महिलाएं काम करती है, इसको ध्यान रखिएगा, कार्य कर रही है। 95 बताइए निम्न में से जो है कौन व्यक्ति जो है स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? तो जमशेदजी जी। कौन? ईरानी। जमशेद जी टाटा नहीं मार दीजिएगा, ईरानी स्टील मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। इन्हीं के काल में जो है इनका जो है हाल ही में जो है 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और इन्होंने 1997 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित इनको किया गया था और भारत सरकार वर्ष 2007 में पद्म भूषण प्रदान किया था, इसको ध्यान रखिएगा। पद्म भूषण में मिला हुआ इनको कब? 2007 में मिला हुआ है जमशेद जी ईरानी को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड जो सेल है भारत में इस्पात निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी है और सेल जो अथॉरिटी जो है इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब भिलाई पूछा तो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? बीएसपी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और बोकारो कहाँ है? तो झारखंड में है। और इसको स्टील कंपनी कहाँ है? इस्पात कंपनी तो पश्चिम बंगाल में है। तो इसकी स्थापना सेल की स्थापना कब हुई थी बताइए आप लोग? 1974। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 को देखेंगे। 97 में क्या कहा जा रहा है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? तो ये कहाँ से किया जाता है? तो औसत जो है समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 में क्या कहा जा रहा है कि भारत निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत जो है 7 गो देश के साथ जो है भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय 7 गो के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछ दे तो कौन 9 गो करता है, लेकिन स्थलीय 7 गो। समझे? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? स्थलीय 7। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 में क्या कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों में कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो इसको जो है 15 प्रदेशों में विभाजित किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। कृषि जलवायु प्रदेश को कितना है? तो 15 है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। 100 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से थोरियम उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी क्षेत्र कौन सा है? तो थोरियम के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो केरल करता है, इसको ध्यान रखिए। कौन करता है? केरल। कहाँ? केरल में होता है। और थोरियम की खोज कब हुआ था? थोरियम धातु की खोज 1828 में ईस्वी में हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, तो यहाँ थोड़ा कैलकुलेटिव के लिए दिक्कत होता है, तो ऐसा हम लोग देखते हैं, इसका थोड़ा देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक नल जो है कि पी टंकी को 8 घंटे में क्यू भरी हुई टंकी को इतना में खाली करता है, यानी कि 12 घंटे में कि खाली करता है या 8 घंटे में भरता है। यदि पी और क्यू दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को कितने समय में भरा जाएगा? तो जरा आप लोग भी बनाते चलिए। तो क्या करेंगे बताइए? पी के द्वारा लगा समय यानी कि 8 घंटा और क्यू का जो है लगा समय 12 घंटा। तो टाइम दे रखा है, दोनों का जो है एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? वर्क निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 24 और एफिशिएंसी निकालिएगा तो एक का 3 आएगा, दूसरा का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों द्वारा, तो क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 24/1 यानी कि 24 घंटे हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102। 102 में क्या कहा जा रहा है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है और उसके पिता की आयु 2/5 है, तो तीनों का औसत आयु 46 है। तो राम की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु से कितना अंतर है? तो पिता की वर्तमान आयु कितना कहा जा रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से और पिता का आयु का उसके पिता की आयु का 2/5 है और औसतन जो है 46 है। तो क्या किया जाए बताइए? मान लिया जाए कि पिता की उम्र जो है 15 वर्ष है और राम की आयु जो है 15 वर्ष का x/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 × 15 यानी कि 6 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु 2 वर्ष है और इन तीनों का औसत जोड़ देंगे तो 46 आएगा। यानी कि क्या करेंगे हम लोग? 15 प्लस जो है 6x प्लस जो है 2x बटा में 3 करेंगे तो 46, जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बताइए? और उसमें से जो है क्या करेंगे? पिता और राम के यहाँ थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाइएगा।
और इसको बनाइएगा 102 को, ठीक है ना, बन जाएगा। ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103। 103 का क्या कहा जा रहा है कि एक प्राकृत संख्या को 18 से गुना किया जाता है तो दूसरी प्राकृत संख्या को 21 से गुना किया जाए तो गुणनफलों को जोड़ दिया जाए तो निम्न से कौन सा संख्या का योग होगा। अब देखिए, तो उस प्राकृत संख्या को मान लीजिए x और y, ठीक है ना, तो इन जोड़ों को जो है गुना किया जाए और दूसरी को जो है 21 से गुना किया जाए, तो मान लेते हैं 21y हो गया और 21 x हो गया। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या कहा जा रहा है, गुणनफलों का जोड़ दिया जाए तो उनसे कौन सा संख्या योग प्राप्त होगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये भी कैलकुलेटिव है, ज़रा आप लोग मैथ को बनाइए, इसको बना लीजिएगा। ऐसे बनाइएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2007 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104। 104 में क्या कहा जा रहा है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, जो कि देश का संबंध जो किससे, राष्ट्रपति से है। तो राज्य का संबंध किससे हो जाएगा, राज्यपाल से हो जाएगा। नेक्स्ट है 105। 105 को देखिए, 105 में क्या कहा जा रहा है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से जो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया है तो चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया, तो ब्याज का दर ज्ञात करना है यहाँ पे। तो 1 वर्ष का जो है ब्याज कितना है, तो 1 वर्ष का देखिए 2 वर्ष का तो 120 वर्ष है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 60 रुपया। और जो है 2 वर्ष का जो है अंतर जो है कितना हो जाएगा, 129 - 20 कीजिएगा क्या हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो 60 वर्ष का जो है 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 9 रुपया। तो जो दर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 × 100 कीजिएगा बट्टा में 60, तो क्या आ जाएगा बताइए। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 90 बट्टा में 6 यानी कि 15 × 6 = 90। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए, 15%। ईजी रहता है इसका मैथ जो है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106। कहा कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए, वह संख्या क्या है। यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 3 को 9 को लिख देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए वो संख्या, इसमें कितना जोड़िएगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो सभी ऑप्शन को पुटअप करके देख लीजिएगा। पहले 22 को जोड़िएगा तो क्या पूर्ण वर्ग होगा बताइए, 24 को जोड़ के देखिएगा, अब 25 को जोड़ कर देखिएगा तो हाँ इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 25 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 9 और 5 कितना बताइए, 25 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 14, ठीक है। और इधर जोड़ लीजिएगा तो जो आएगा वही इसका आंसर होगा। कौन इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। 7 देखिए, 7 में क्या कहा जा रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपया है और इसका कीमत इतना 10%, 15% और 20% और 10% जो है क्रमागत छूट देने के बाद इतना रुपया बचता है, ठीक है, 153 रुपया। यदि उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसका लाभ क्या होगा, ठीक है। उसका जो है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 214 रुपया, और उसको एसपी जो है 153 रुपये बेचा जा रहा है। क्रमशः जो है छूट दिया जा रहा है किसका, एसपी का, ना कि कॉस्ट प्राइस का। तो ध्यान रखिएगा, समझे। तो इसको छूट निकाल लीजिए एमपी पर। टोटल इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालिएगा, 15%, 20%, 10%। तो जो है मार्केट प्राइस उसका कितना आ जाएगा बताइए। मार्केट प्राइस निकालिएगा और मार्केट प्राइस में से जो है कॉस्ट प्राइस जो हटा लीजिएगा, वही जो आपको लाभ आएगा, समझे। तो वही आपको लाभ है, लाभ प्रतिशत नहीं निकालना, सिर्फ लाभ निकालना है। तो निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 36 रुपया आएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 108 को बनाएंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को 12 मिनट और 16 मिनट में भरते यदि एक साथ खोल दिए जाए और कितने समय के बाद बी तो कितने समय के बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि 9 घंटे में टंकी भर जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि ए और बी टंकी है, 12 मिनट और 16 मिनट में भरता है और दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु कितने समय के बाद बी को हम बंद कर दें और ताकि 9 मिनट में भर जाए। तो देखिए क्या करेंगे, ए का जो है समय 12 मिनट है और जो है और इसका 16 है, तो वर्क निकालेंगे तो क्या आएगा, 48 आएगा ना भाई, 48। देखिए इसका 12 है, इसका 16 है, तो वर्क निकालेंगे तो 48 आएगा। तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 4 और इसका 3 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टंकी को 9 मिनट में भर जाता है और पाइप को जो है कम करेगा, तो मैंने जो है बी को कितना मिनट तक जो है बंद किया जाए ताकि 9 मिनट में भर जाए, ठीक है ना। तो शेष भाग जो है बी कितना देर में भरेगा, तो क्या हो जाएगा, 48 बट्टे में जो है 12 बट्टे में क्या हो जाएगा, कैलकुलेटिव कीजिएगा तो 4 मिनट आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 मिनट में जो है
4 मिनट तक जो है बी को जो है बंद कीजिएगा तो हो जाएगा, आपको 9 मिनट में भर जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109। 109 में क्या कहा जा रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रति वर्ष का दर क्या है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है, इसको भी दर आप लोग निकाल लीजिएगा, हल्का है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 110 को देखेंगे। ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसको भी बनाइएगा। ये भी रीजनिंग है, बहुत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोग बनाइएगा तो। ऐसे इसको बनाइएगा तो क्या आएगा इसका आंसर बताइए, बना करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, इसका ईजी रहता है मैथमेटिक्स। ये भी रीजनिंग का है। ऐसे हम क्या करते हैं, जितना इसका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है हम इसको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देते हैं, आप उससे वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। सिर्फ इसका मैथ और रीजनिंग का ये क्वेश्चन लगा देंगे और वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको बना लीजिएगा और उसका आंसर जो है हम लोग कल इसको बता देंगे, यानी कि वहीं पे इसका आंसर भी हम पुटअप कर देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार ये सेट पूरा समाप्त हो गया। 120 तक हमने 100 तक जीके है, इसमें 100 तक जीके करा दी हैं और 20 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग का है, उसका जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा और कल उसका जो है आंसर चेकअप कर लीजिएगा। आंसर भी हो सके तो हम डाल ही देंगे, कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कर दें। वीडियो को देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।